अकेला आदमी जो एक चर्च में रहता था, उसे अपने शहर का एक कार्डबोर्ड मॉडल मिला। उसने उस चर्च को देखा जहां वो रहता था और यहाँ तक कि खुद को भी उसमें पाया। उसने चर्च पर पानी छिड़कने का फैसला किया और आश्चर्यजनक रूप से बाहर बारिश शुरू हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से कोशिश की और बारिश और तेज हो गई। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि ये शहर का मॉडल जादुई था। ठीक एक साल पहले लिटिल टाउन में एक आपातकालीन समाचार जारी हुआ कि नई मेयर ट्रिना ग्रांट की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। स्थानीय लोग ट्रिना से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उन्होंने एक फ्रीवे के विस्तार को रोकने के लिए वोट का नेतृत्व किया था, जिससे शहर अधिक आरामदायक, प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए आकर्षक बन गया था। उन्होंने जॉन कॉनले को हराया था, जो फ्रीवे विस्तार का समर्थन करने वाला एक मुखर पक्षधर था, जो लिटिल टाउन को मुख्य सड़क से काट देता और स्थानीय जीवन को ठप कर देता। संभावना है कि ग्रांट की मृत्यु उनके प्रतिद्वंद्वी को नई सड़क बनाने के लक्ष्य को हासिल करने देगी। एक साल बाद हम एक उदास चित्र देखते हैं। सड़कों पर कचरा, दुकानों की खिड़कियों पर बंद के संदेश और बेरोजगारी के कारण स्थानीय लोग अपने गृहनगर को छोड़ रहे हैं। विडंबना यह है कि ये सब लिटिल टाउन में आपका स्वागत के सड़क संदेश के सामने हो रहा है, जैसे कि कुछ गलत नहीं है। नया मेयर जॉन कॉनले अपनी पत्नी के साथ शहर में घूमता है और दुर्लभ राहगीरों को मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करता है। ऐसा ही एक निवासी है, एक युवा लड़का एमिलियो। वो स्थानीय चर्च की ओर मुड़ता है और उस अटारी में जाता है जहां ट्रिना का विधुर पति जेसन रहता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से वो एकांत जीवन जी रहा है और एमिलियो समय समय पर उससे मिलने आता है। इस बार वो जेसन के लिए मोमबत्तियां और केक लाया, साथ ही अपनी नई मजेदार कार्टून तस्वीरें भी। जेसन को उन तस्वीरों में खुद और मेयर कॉनले दिखाई देते हैं। वो हंसता है, एमिलियो की प्रतिभा की प्रशंसा करता है और उसे जारी रखने की सलाह देता है। बदले में एमिलियो पूछता है कि वो इस उदास चर्च की अटारी में क्यों रह रहा है। जेसन कहता है कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो उनके पुराने घर में नहीं रह सकता और एक पादरी उसे यहाँ रहने की अनुमति देता है, बशर्ते वो मदद करे। साफ सफाई के दौरान जेसन को एक अजीब बोर्ड मिलता है जो उनके शहर की सटीक प्रतिकृति है। ये प्रतिकृति इतनी विस्तृत है कि इसमें जमीन के छोटे छोटे छेद और दरारें तक शामिल हैं। करीब से देखने पर जेसन को बोर्ड के नीचे एक तंत्र दिखाई देता है और वो इसे चालू करने की कोशिश करता है। गियर्स घूमने लगते हैं, खिड़कियों में रोशनी दिखाई देती है और शहर जीवंत होता है। जेसन रोमांचित होता है, लेकिन तभी वो चौंक जाता है। चर्च की अटारी की खिड़की में देखने पर उसे अपनी ही छोटी आकृति दिखाई देती है। वो अभी ठीक यही है। खुद को और स्पष्ट देखने के लिए जेसन खिड़की पर पानी छिड़कता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसे बाहर हल्की बूंदाबांदी दिखाई देती है। वो जल्दी समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो और अधिक पानी छिड़कता है और देखता है कि बाहर की बारिश और तेज हो जाती है। वो अपना हाथ बाहर निकालता है, अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। कुछ समय बाद जेसन एक स्थानीय रेस्तरां में बैठा है और ग्राहकों की बारिश के बारे में चर्चा को ध्यान से सुनता है, जो बहुत अजीब थी और केवल एक जगह हो रही थी। रेस्तरां की मालकिन जेसन के साथ दोस्ताना व्यवहार करती है और सड़क निर्माण के कारण ग्राहकों की कमी की शिकायत करती है। फिर भी वो जेसन को उदारता से कॉफी देती है और व्यावसायिक तरीके से अपने बेटे एमिलियो को रेस्तरां का बाहरी हिस्सा रंगने का निर्देश देती है। व्यंग्यात्मक रूप से एमिलियो जवाब देता है कि इससे निश्चित रूप से उनकी सभी मौजूदा समस्याएं हल हो जाएंगी। इस समय जेसन अपनी नोटबुक निकालता है और दिए गए कार्य को लिख लेता है। रात में अटारी में वो नील पॉलिश का उपयोग करके शहर की प्रतिकृति का उपयोग करके रेस्तरां का बाहरी हिस्सा रंग देता है। अगली सुबह जेसन रेस्तरां के आसपास जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे घूमता है, जबकि वहां पहले से ही आश्चर्यचकित भीड़ जमा हो चुकी है। एमिलियो अपनी मां को आश्वस्त करता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मां नाराज है। ये बिना उनकी अनुमति के किया गया है क्योंकि इमारत मेयर की है और उसे नारंगी दीवारें पसंद नहीं आ सकती। हालांकि जेसन टिप्पणी करता है कि ये काफी अच्छा दिखता है और इस धूसर दृश्य में कुछ चमक जोड़ता है, और ये नारंगी नहीं बल्कि पीच रंग है। एमिलियो की मां सहमत होती है और थोड़ा शांत होती है। अगली सुबह चर्च से निकलते समय जेसन को कॉनले के चुनाव अभियान का एक पोस्टर दिखाई देता है। वह लापरवाही से इसे चर्च की बाट से हटाता है और फेंक देता है। तभी उसे एक बुजुर्ग महिला की तेज चीख सुनाई देती है, जिसका टखना जमीन में बड़े गड्ढे के कारण मुड़ गया है। वो महिला की मदद करता है और बुजुर्ग लोगों की उस गड्ढे और शहर की अन्य समस्याओं के बारे में शिकायतें सुनता है। वे मेयर के लिए लगाए गए सुझाव बॉक्स की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि उसे शायद सालों से नहीं देखा गया। बिना किसी और शब्द की जरूरत के जेसन तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना है और सुझाव बॉक्स को अपनी अटारी में ले जाता है। तुरंत शहर की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। गड्ढे भर दिए जाते हैं, कचरा साफ हो जाता है, सड़कें साफ हो जाती हैं और यहाँ तक कि एक भूखा गुस्सैल कुत्ता जेसन की प्लेट से हड्डी प्राप्त करता है, जो वास्तविक दुनिया में विशाल दिखाई देती है। अगली सुबह जेसन खुशी खुशी शहर में घूमता है और निवासियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया का आनंद लेता है, जो रातों रात हुए अच्छे बदलावों के लिए है। रेस्तरां में प्रवेश करने पर वो मेयर को एमिलियो और उसकी मां को उस रंग के लिए फटकारते हुए देखता है जो उसने स्वीकृत नहीं किया था। जेसन बातचीत में हस्तक्षेप करता है और मेयर को अपनी मृत पत्नी की याद दिलाकर असहज स्थिति में डाल देता है। जेसन एक दुकान में जाता है जहां वो ग्राहकों की बातचीत सुनता है कि शहर की समस्याएं हल हो गई हैं। उनके अनुसार अब शायद यहां से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ बेहतर हो रहा है। जेसन सकारात्मक बदलावों के बारे में बातचीत का समर्थन करता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि शहर को अब एक संरक्षक देवदूत मिल गया है। दुकान का एक व्यक्ति मानता है कि मेयर कॉनले ही वो देवदूत हैं। यह स्पष्ट रूप से उनके कारण है और अगले पुनर्निर्वाचन में उन्हें वोट देना चाहिए। जेसन को यह बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि यह पुनर्निर्वाचन नहीं बल्कि एक नया चुनाव होगा, क्योंकि पिछली मेयर यानी उनकी पत्नी अपने कार्यकाल के बीच में मर गई थी और इसलिए कॉनले को चुना नहीं गया था बल्कि उन्हें बस पद मिल गया था। पास में खड़ी एक महिला कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉनले कैसे मेयर बने अगर वो अपना काम कर रहे हैं। एक आदमी उससे सहमत होता है और जेसन को मेयर के स्वास्थ्य के लिए पीने की पेशकश करता है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देता है और चला जाता है। जब रात होती है जेसन एक बार फिर प्रतिकृति पर काम करता है, ये सोचते हुए कि शहर की पर्यटक आकर्षण को कैसे बढ़ाया जाए। जेसन एक विशाल चमकता हुआ साइन बनाता है जिस पर लिखा है लिटिल टाउन अमेरिका का सबसे छोटा जादुई शहर। अब शहर पर्यटकों से भर गया है, गैस स्टेशन पर लाइन लगी है और रेस्तरां के पार्किंग स्थल में घुसना मुश्किल है। लोगों का मूड स्पष्ट रूप से बेहतर हो गया है, यहाँ तक कि रविवार की प्रार्थना सभा भी भीड़ से भरी है। पादरी निकी उन सभी को खुशी से अभिवादन करती है जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था और बताती हैं कि वे आज यहाँ उन चमत्कारों का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने उनके शहर को फिर से जीवंत कर दिया। वो नहीं जानती कि ये रहस्यमयी सहायक कौन है, लेकिन वो निश्चित है कि उसका धन्यवाद करना चाहिए। कुछ लोग चिल्लाते हैं कि ये नया मेयर होना चाहिए,
कॉनले की पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या ये वाकई उसने किया, लेकिन वो सिर्फ कंधे उचकाता है। पादरी कहती है कि वो कोई भी हो, उसने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और पूरे शहर की जिम्मेदारी ली है। ये रहस्यमयी सहायक इमारतों को रंगता है, सड़कों को ठीक करता है, कचरा साफ करता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। कई लोग कॉनले के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन जेसन को यह सब पसंद नहीं आता। उस रात जेसन उस धोखेबाज को सजा देने का फैसला करता है और उसकी स्पोर्ट्स कार की छत पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। वास्तव में आकाश से एक विशाल उल्कापिंड गिरता है जो कॉनले की कार पर गिरकर उसे चपटा कर देता है। सुबह सुबह शहर के केंद्र में कॉनले की चीख गूंजती है। इकट्ठा हुई भीड़ सदमे में है, लेकिन कॉनले को विश्वास नहीं है कि यह एक दुर्घटना थी और उसे संदेह है कि शहर में कोई उसे परेशान कर रहा है। कॉनले को एमिलियो दिखता है जो जोर जोर से हंस रहा है और वो उसका नोटबुक छीन लेता है जिसमें उसे अपनी कार की छत पर पत्थर के साथ एक चित्र दिखता है। मेयर चिल्लाने लगता है और हर चीज के लिए लड़के को दोषी ठहराता है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए खड़ी होती है और सबूत मांगती है। लोग उनका समर्थन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कॉनले एक भावुक भाषण देता है जिसमें वो अपनी अच्छी मंशा की बात करता है और लोगों का भरोसा फिर से जीत लेता है। कॉनले को अकेले घूमते हुए देखकर जेसन उसे सबक सिखाने का फैसला करता है और प्रतिकृति पर एक विशाल मकड़ी रखता है। एमिलियो तेज कदमों की आवाज से जागता है और खिड़की से इस विशाल राक्षस को देखता है। कॉनले, जिसे कुछ भी संदेह नहीं है, किसी की तेज कदमों की आवाज सुनता है, सिर उठाता है और अचानक महसूस करता है कि एक विशाल प्राणी कोने से उसकी ओर बढ़ रहा है। वो गिर जाता है और डर से चीखता है, लेकिन मकड़ी अचानक आकाश में उड़ जाती है और गायब हो जाती है, जिससे कॉनले पूरी तरह से सदमे और भ्रम में सड़क के बीच में पड़ा रह जाता है। इस बीच जेसन पूरी तरह से संतुष्ट है क्योंकि वो मकड़ी को वापस जार में डाल देता है। अगली सुबह कॉनले पादरी के साथ चलता है और शिकायत करता है कि कोई लगातार उसकी आस्था की परीक्षा ले रहा है और उस पर मजाक करने की कोशिश कर रहा है। फिर कॉनले को एमिलियो दिखता है जो दीवार पर एक विशाल मकड़ी बना रहा है। वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसने रात को इसे देखा था। लड़का मुस्कुराता है, जिससे मेयर और भी गुस्सा हो जाता है। शाम को पादरी निकी जेसन से मिलने आती है, लेकिन वो उसे दरवाजे पर रोक देता है ताकि प्रतिकृति का रहस्य छिपा रहे। वो कहती है कि वो जेसन की स्थिति को लेकर चिंतित है। उसके अनुसार शहर में चीजें बेहतर हो रही हैं और अब अधिक सकारात्मक मूड रखने के पर्याप्त कारण हैं। जेसन पादरी से कहता है कि कॉनले को कोई श्रेय न दे क्योंकि वो इतना स्वार्थी और लालची है कि किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन पादरी जवाब देती है कि कोई भी सही रास्ते पर लौट सकता है। रात में जेसन अधिक लाइट बल्ब और साइन जोड़कर रोशनी को बेहतर करने का फैसला करता है, लेकिन कमजोर लाइटिंग सिस्टम इसे सहन नहीं कर पाता और शहर अंधेरे में डूब जाता है। शहर के निवासी मोमबत्ती की रोशनी में चर्च में एक आपातकालीन बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं और बिजली आपूर्ति की बहाली की मांग करते हैं। मेयर बताता है कि समस्या बहुत गंभीर है। नए लाइटिंग की वजह से शहर का पावर प्लांट खराब हो गया है। इसे ठीक किया जाएगा, लेकिन इसमें हफ्तों लग सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला कहती है कि वह केवल ऑक्सीजन उपकरण की वजह से जीवित है जो बिजली से चलता है। अन्य लोग और बहस करते हैं और मेयर से तुरंत समस्या को ठीक करने की मांग करते हैं, लेकिन मेयर कहता है कि उसे नहीं पता कि ये किसने किया। लोग कॉनले पर विश्वास नहीं करते, वे उस पर टूट पड़ने वाले हैं, लेकिन वो यार्ड में भाग जाता है। वो फिर से सड़क पर एमिलियो को देखता है जो चित्र बना रहा है और उसका नोटबुक छीन लेता है जिसमें उसे शहर का एक चित्रित साइन मिलता है। कॉनले भीड़ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब लड़के का काम है। वो जो कुछ भी शहर में होता है उसे बनाता है, जिसका मतलब है कि ये किसी तरह का जादू टोना है। लोग मेयर पर विश्वास करने से इनकार करते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन तभी जेसन अचानक हस्तक्षेप करता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। उसके अनुसार वो कुछ भी बुरा नहीं चाहता था, वो बस शहर और वहाँ रहने वाले सभी लोगों की मदद करना चाहता था। लेकिन चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। लोग सबूत मांगते हैं और जेसन अपनी अटारी से कुछ चमत्कार दिखाता है। इसके बाद वो अपनी सोने की शादी की अंगूठी उतारता है और अपनी मृत पत्नी की तस्वीर के पास रख देता है, यह कहते हुए कि वो उसे निराश कर चुका है। उसी पल मेयर अपने लोगों के साथ घुसता है और जेसन का रहस्य जान लेता है। कॉनले इस प्रतिकृति की संभावनाओं से रोमांचित है और शहर को दूसरा वेगास बनाने का फैसला करता है। जेसन जवाब देता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा और एक छोटी सी झड़प शुरू हो जाती है जिसके दौरान प्रतिकृति गिर जाती है। वास्तविक शहर में भी तबाही मच जाती है और अब निवासी सोच रहे हैं कि इसे कैसे बहाल किया जाए। अपनी विशाल शादी की अंगूठी को सड़क के बीच में देखकर जेसन निवासियों को आश्वस्त करता है कि उनके पास इसे ठीक करने का साधन पहले से